1994 में एक कैसेट रिलीज हुआ जिसमें तमिल फिल्म बॉम्बे के गाने थे। इसके कवर पर ऊपर छोटे साइज में इसके संगीतकार की फोटो थी। ये म्यूजिक डायरेक्टर 1992 में आई अपनी पहली ही फिल्म रोजा से पूरे देश में मशहूर हो चुके थे। अब बारी थी फिल्म बॉम्बे की। इस फिल्म के संगीत ने भी टहलका मचा दिया। ये तब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कम उम्र के म्यूजिक डायरेक्टर थे। उम्र सिर्फ 25 साल और नाम AR रहमान। इस फिल्म के बाद मैगजीन मायापुरी में एक आर्टिकल छपा जिसका टाइटल था 25 इयर्स यंगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ इंडिया। देश ने तब रहमान के बारे में इस मैगजीन के जरिए विस्तार से जाना। 1-2 साल बाद ये मैगजीन तब बंबई में रहने वाली एक संघर्षरत लड़की के हाथ लगी और उसने इस आर्टिकल के जरिए रहमान के बारे में पढ़ा। ये लड़की सिंगर बनने का सपना लेकर बंबई आई थी जिसका नाम था ऋचा शर्मा। रहमान पर लिखे इस लेख में ये भी जिक्र था कि वो नए सिंगर्स को खूब मौके देते हैं। ऋचा शर्मा को भी एक उम्मीद जगी। उन्होंने अपनी आवाज में म्यूजिक के साथ कुछ गाने गाकर उन्हें रिकॉर्ड किए और एक म्यूजिक कंपनी में काम करने वाले अपने परिचित प्यून को इसे रहमान के चेन्नई स्थित दफ्तर में कुरियर करने के लिए दे दिया। विष्णु नाम के इस प्यून ने 14 अगस्त 1998 को इसे कुरियर भी कर दिया। चौदह अगस्त की ही रात करीब 12 बजे विष्णु भागता हुआ ऋचा शर्मा के पीजी पहुंचा और उनसे बोला कि सिंगर सुखविंदर का हमारे ऑफिस में फोन आया था और उन्होंने बोला कि ऋचा शर्मा के पीजी का फोन खराब है। उन्हें जाकर बोलो कि तुरंत मुझसे बात करें। ऋचा ऑटो लेकर एक पीसीओ पहुंची और सुखविंदर को कॉल किया। सुखविंदर ने कहा कि एक बहुत बड़ी फिल्म है और बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं जिसके लिए गाना रिकॉर्ड करना है, क्या तुम अभी आ सकती हो? ऋचा ने हामी भर दी। दरअसल सुखविंदर ऋचा को पहले से जानते थे और उनकी एनर्जेटिक और हाई पिच आवाज से बहुत प्रभावित थे। ऋचा तैयार होकर रात करीब 1 बजे सुखविंदर के बताए पते पर पहुंची। यहाँ वो स्टूडियो में अंदर पहुंची तो मॉनिटर पर देखा कि संगीतकार AR रहमान, फिल्म निर्देशक सुभाष घई बैठे हुए थे और फिल्म ताल के एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए ऋचा शर्मा का इंतजार कर रहे थे। ये वाकया ऋचा को किसी चमत्कार जैसा लगा। सुबह ही अपने गानों का कैसेट रिकॉर्ड करके रहमान के दफ्तर भेजने के लिए दिया था, लेकिन तकदीर ऐसी कि कैसेट चेन्नई पहुंचने से पहले ही इन्हें रहमान के संगीत निर्देशन में गाना रिकॉर्ड करने का मौका मिल चुका था। जिस गाने को ऋचा रिकॉर्ड करने वाली थी उसके बोल थे, नी मैं समझ गई। यूं तो ताल के सारे ही गाने बेहद खूबसूरत और हिट रहे, लेकिन ऋचा शर्मा का ये गाना भी खूब पसंद किया गया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसके जरिए ऋचा को फिल्म इंडस्ट्री में पहचान भी मिली और उन्हें काम भी मिलने लगा। ऋचा तो सालों से बस एक बड़े मौके के इंतजार में थीं। वो मौका उन्हें फिल्म ताल में मिल चुका था। इसके बाद तो बॉलीवुड में उनकी गायकी का विधिवत सफर शुरू हो गया। अपनी बुलंद और सुरीली आवाज में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट गाने देने शुरू कर दिए। ऋचा शर्मा की असल पहचान एक असाधारण स्टेज परफॉर्मर की है। मंच पर आते ही वो अपनी गायकी और सुरों के अद्भुत सामंजस्य से समा बांध देती हैं। सूफी संगीत, भजन, गजल, लोकगीत समेत वो गायकी की ज्यादातर विधाओं में पारंगत हैं। लेकिन फिल्मी पर्दे पर ऋचा के गाए दर्द भरे नगमों का तो कोई जवाब ही नहीं। ऋचा ने जिन गानों को भी गाया उन्हें इस कदर डूब कर पेश किया कि उनमें किसी और सिंगर की कल्पना ही नहीं की जा सकती। एक बेहद साधारण परिवार में जन्मी और पली बढ़ी ऋचा के लिए मुंबई और यहाँ जगह बनाने तक का सफर बेहद दिलचस्प और संघर्ष भरा रहा है।
दिल्ली में जागरण जगराता और माता की चौकी में गाते गाते ऋचा के लिए संगीत और स्टेज मानो लाइफ लाइन बन गए। अब मैं आपको इस बात की तस्दीक करने वाली कुछ कहानियां सुनाती हूँ। ऋचा तब मुंबई नहीं आई थी। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जागरण और भक्ति कार्यक्रमों में परफॉर्म किया करती थीं। एक बार वो बीमार हो गईं। हालत ऐसी बिगड़ी कि अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिन अस्पताल में बीत गए। अस्पताल के बिस्तर पर ऋचा को अपने एक स्टेज शो की चिंता सता रही थी, जो 3 दिन बाद ही होने वाला था। अब तक इन्होंने अपनी तरफ से इसे कैंसिल नहीं किया था। वो बार बार डॉक्टर से खुद को अस्पताल से डिस्चार्ज करने की रिक्वेस्ट कर रही थीं, लेकिन हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें छुट्टी दे दी जाए। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब इन्हें शाम को उस कार्यक्रम में प्रस्तुति देनी थी और वो अस्पताल में बेड पर लेटी थीं। अचानक इन्होंने हाथ में लगे ड्रिप को अलग किया और अपना सामान लेकर बिना किसी को बताए अस्पताल से फरार हो गईं। घर जाकर मेकअप किया और परफॉर्म करने पहुंच गईं। घर वाले हैरान भी थे और नाराज भी। बहुत समझाया गया, लेकिन ऋचा नहीं मानी और शो करने पहुंच गईं। 1-2 गाना गाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई और इन्हें फिर से हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। भले ही इनका अस्पताल से भागने का फैसला गलत था, लेकिन अपने पेशे के प्रति जुनून और ईमानदारी ही थी जिसने ऋचा को ऐसा करने पर मजबूर किया था। इसी तरह ऋचा की माँ का निधन हुए 2 दिन ही बीते थे। उन्हें एक कार्यक्रम में परफॉर्म करने जाना था। वो चाहती तो शो कैंसिल कर सकती थीं। माँ का जाना किसी के लिए भी बहुत बड़ा सदमा होता है। ऋचा के लिए भी था। उनकी मानसिक हालत बिल्कुल गाने की नहीं थी, लेकिन पेशे के प्रति समर्पण और शो मस्ट गो ऑन के फलसफे को याद करते हुए माँ के जाने का दर्द दिल में समेटे इन्होंने शो में प्रस्तुति दी और एक सच्चा कलाकार होने का फर्ज निभाया। अगर आवाज में असर है तो यकीनन कामयाबी मिलनी तय होती है। तभी तो फरीदाबाद के एक सामान्य परिवार की बेटी देश ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में लोगों को अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध करने में कामयाब रही। धार्मिक आयोजनों में गाने वाली ऋचा ने कैसे फरीदाबाद से मायानगरी मुंबई तक का सफर करके कामयाबी हासिल की। एक जागरण में ऋचा की गायकी सुनकर किस डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्म में प्लेबैक सिंगर के तौर पर मौका देने का ऐलान कर दिया था, जानेंगे इस पेशकश में आगे। फिल्म मैदान के गाने मिर्जा की रिकॉर्डिंग के वक्त इस फिल्म के डायरेक्टर से ऋचा शर्मा ने AR रहमान को उन्हीं के सामने क्यों कहा कि इस आदमी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, बताऊंगी आगे विस्तार से। जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा। साथ ही बात होगी कि फिल्म फना के एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए ऋचा क्यों ऐसे कपड़े पहनकर और गेटअप लेकर स्टूडियो पहुंची कि श्याम बेनेगल और AR रहमान समेत वहां मौजूद हर कोई उन्हें देखकर दंग रह गया। शोहरत, कामयाबी और पैसा सब कुछ हासिल कर चुकी ऋचा शर्मा को आज भी एक बात का बहुत अफसोस और मलाल है। कौन सी है वो वजह जिसके चलते इस बेहद टैलेंटेड सिंगर का करियर अब फिल्मों से लगभग खत्म हो गया? क्या उनका करियर बॉलीवुड की घटिया राजनीति की भेंट चढ़ गया, या फिर इसकी कोई और वजह है? अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो। और अंत में बात होगी कि क्या वाकई ऋचा शर्मा ने अब तक शादी नहीं की है, या फिर उन्होंने किसी खास वजह से अब तक अपनी शादी की बात छुपा कर रखी है। इन सारी बातों पर विस्तार से आने से पहले जान लेते हैं ऋचा के सिंगर बनने की कहानी। अब तेरे सारे ही गम है मेरे, अब मेरे। ऋचा शर्मा का ताल्लुक मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज से है। इनके पिता पंडित दयाशंकर शर्मा रोजी रोटी की तलाश में सालों पहले दिल्ली आए और लोगों के यहाँ पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने का काम करते थे। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को भी दिल्ली बुला लिया और फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए।
पंडित दयाशंकर की 2 संतानें हुईं। पहले बेटे बिट्टू का जन्म हुआ, जबकि बाद में 29 अगस्त 1974 को ऋचा शर्मा की पैदाइश हुई। ऋचा के पिता अच्छे कथावाचक थे। मंत्रोच्चार और भजन भी बहुत अच्छा गाते थे। रोज सुबह भोर में 4-5 बजे वो सभी को जगा देते और पूजा आरती में शामिल करते। पिता की भजन आरती सुनते सुनते ऋचा ने भी गुनगुनाना शुरू कर दिया और यही आगे चलकर उनके सिंगर बनने की वजह भी बन गया। ऋचा की स्कूलिंग फरीदाबाद में ही चल रही थी। वो थोड़ी बड़ी हुई तो पिता के साथ धार्मिक आयोजनों में जाने लगी। ऋचा की उम्र तब 8 साल रही होगी। वो पिता के साथ एक धार्मिक आयोजन में गई थीं। उनके कहने पर वहां इन्होंने लोगों को एक भजन गाकर सुनाया। लोगों की खूब तारीफें और वाहवाही मिली और इनाम में 11 रुपए भी, जिसे ऋचा ने आज तक खर्च नहीं किए हैं। वो कहती हैं कि जीवन का ये पहला इनाम भी था और मेरी पहली कमाई भी, जिसे मैं जिंदगी भर खर्च नहीं करूंगी। जो अब किए हो दाता ऐसा न कीजो। खैर, 11 साल की उम्र आते आते ऋचा दिल्ली और आसपास के इलाकों में होने वाले जगराता, माता की चौकी और अन्य धार्मिक आयोजनों में पेशेवर तौर पर कार्यक्रम देने लगी थीं। आए दिन कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने के चलते ऋचा की पढ़ाई कहीं पीछे छूटती जा रही थी। उन्होंने पिता से पढ़ाई छोड़ म्यूजिक पर फोकस करने की इच्छा जताई। पिता ने समझाया कि संगीत के साथ कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बहुत जरूरी है। 1-2 साल दोनों को साथ लेकर चलो और संगीत में कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो फिर से पढ़ाई शुरू कर देना। 10वीं पास करने के बाद ऋचा ने अपने पिता से दिल्ली स्थित गंधर्व विद्यालय में दाखिला लेकर संगीत सीखने की इच्छा जताई। पिता ने एक शर्त के साथ इजाजत दे दी। वो शर्त ये थी कि इनके भाई बिट्टू भी इनके साथ संगीत सीखने जाएंगे, ताकि ऋचा को फरीदाबाद से दिल्ली आने जाने में सुरक्षा और सहूलियत मिले। साथ ही भाई बिट्टू भी संगीत की शिक्षा ले सकेंगे। इस तरह भाई बहन ने इस विद्यालय में दाखिला लिया और ऋचा ने फाइनल ईयर में टॉप भी किया। गंधर्व विद्यालय में संगीत सिखाने वाले सूफी बावरा नाम के गुरु से ऋचा ने आगे भी पेशेवर प्रशिक्षण लिया था। ऋचा एक पेशेवर डिवोशनल सिंगर के तौर पर दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में काफी नाम बना चुकी थीं और इन्हें अन्य शहरों में भी कार्यक्रम देने के लिए बुलाया जाने लगा था। ऐसे ही एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए साल 1994 में ऋचा को बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक रहे सावन कुमार टाक के घर मुंबई बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आशा भोसले, उदित नारायण, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आदेश श्रीवास्तव समेत बॉलीवुड के तमाम लोग पहुंचे थे। कई अन्य सिंगर्स के परफॉर्म करने के बाद जब ऋचा ने 2 भजन गाए तो हर कोई आवाज सुनकर इनकी गायकी का मुरीद हो गया। कार्यक्रम के बाद आशा भोसले ने इन्हें खूब आशीर्वाद दिया, जबकि सावन कुमार ने तो अपनी अगली फिल्म में ऋचा से गवाने का वादा भी कर लिया। सावन कुमार के वादे के चलते ही हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगर का सपना लिए ऋचा मुंबई आ गईं और फिल्मों में गायकी के मौके तलाशने लगीं। वादे के मुताबिक सावन कुमार ने अपनी अगली फिल्म सलमा पे दिल आ गया में ऋचा से एक गाना गवाया। ये फिल्म 1997 में रिलीज हुई थी। सावन कुमार की फिल्म में ब्रेक मिलने के बाद ऋचा मुंबई में ही रहने लगी थीं। लेकिन कई फिल्मों में गाने के लिए ऑडिशन देने के बाद भी ऋचा को आगे मौके नहीं मिल रहे थे। इसलिए इन्होंने दिल्ली में जागरण और भक्ति कार्यक्रमों में गाना जारी रखा। कई बार तो इन्हें ऐसा लगता कि फिल्मों में करियर की राह इतनी आसान नहीं है। जब वो निराश होती तो अपने पिता से बात करती और वो इनका हौसला अफजाई करते। हिंदी सिनेमा में प्लेबैक सिंगर के तौर पर करियर बनाने के लिए ऋचा ने बहुत संघर्ष किया और इन्हें खूब धक्के भी खाने पड़े। अब इससे जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ। एक फिल्म में नई फीमेल सिंगर की तलाश थी। फिल्म के डायरेक्टर ऑडिशन ले रहे थे। भारी भीड़ थी। ऋचा भी गई और 8 घंटे का लंबा इंतजार किया।
रात के 9 बज गए, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। अचानक इन्होंने देखा कि सबको अगले दिन आने के लिए कहा जा रहा है और वो डायरेक्टर दफ्तर से बाहर निकल रहे हैं। रिचा उनके पीछे पीछे जाने लगी और रिक्वेस्ट किया कि सर, मेरी आवाज एक बार सुन लीजिए, मुझे कल दिल्ली जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगी। बार बार गुजारिश करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो रिचा का स्वाभिमान जाग उठा। गुस्से से लाल डबडबाई आंखों से रिचा ने तब उस डायरेक्टर से कहा कि सर, माफ करना, आज आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं। ऐसा भी वक्त आएगा जब आप मुझसे गंवाना चाहेंगे और मैं कहूंगी कि आपके लिए मेरे पास समय नहीं। इतना कहकर वो पीछे मुड़ी और चली गई। वक्त का पहिया घूमा और रिचा की बात सच साबित हुई। रिचा जब कामयाब सिंगर बन गई तो उस डायरेक्टर ने इनसे अपनी फिल्म में गाने की रिक्वेस्ट की, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। ये बात रिचा ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। रिचा ने उस डायरेक्टर के नाम का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन अपने अपमान का बदला जरूर ले लिया। पहली फिल्म में गाने के बाद 4 साल तक रिचा को किसी भी फिल्म में मौका नहीं मिला था, और जब अगली फिल्म यानी ताल रिलीज हुई तो इनका करियर चमक उठा। इनका गाना देश और विदेश में धूम मचा रहा था, लेकिन बेटी की कामयाबी देखने के लिए वो पिता अब इस दुनिया में मौजूद नहीं थे, जिन्होंने रिचा को न सिर्फ एक सिंगर बनाया बल्कि हर परिस्थिति में उन्हें आगे बढ़ने के लिए समय समय पर प्रेरित किया। साल 1998 में इनके पिता की मौत हो चुकी थी। रिचा को आज भी इस बात का अफसोस है कि काश उनके पिता बेटी की कामयाबी देख पाते। फिल्म ताल में रिचा के गाए गाने नी मैं समझ गई। गाने की कामयाबी ने इनके करियर को पंख लगा दिए। पूरी इंडस्ट्री में ये बात फैल गई कि एक फीमेल सिंगर है जो बहुत ही हाई नोट में गाती है। इसके बाद इन्हें ऊंचे अलापों वाले ज्यादातर गाने ऑफर होने लगे। इस समय तक रिचा ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वो किसी भी गाने को मना कर पाती, लेकिन लंबे वक्त तक एक ही तरह के गाने मिलने के चलते वो टाइपकास्ट हो गईं। लेकिन आगे चलकर इन्होंने इस इमेज को तोड़ा और तमाम फिल्मों में एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए। 1999 में फिल्म तरकीब में गाया उनका गाना दुपट्टे का पल्लू जबरदस्त हिट रहा। इसके बाद तो रिचा ने तमाम फिल्मों में हिट गानों की झड़ी लगा दी। इसमें लज्जा फिल्म का मुझे साजन के घर जाना है, हेरा फेरी का तुन तुनक तुन, जुबैदा का सैया छोड़ो मोरी बैया, साथिया का छलका छलका, कांटे का माही वे, खाकी का मेरे मौला, ये सब वो गाने रहे जिसने रिचा को इंडस्ट्री की टॉप सिंगर्स में शुमार कर दिया और इनकी चर्चा एक बेहद वर्सेटाइल और टैलेंटेड सिंगर के तौर पर होने लगी। उन्नीस 1999 में ताल फिल्म में गवाने के बाद साल 2001 में एक दिन संगीतकार AR रहमान का रिचा शर्मा के पास फोन आया। उन्होंने पूछा कि क्या आप ठुमरी गा सकती हैं? रिचा ने कहा कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद रहमान ने मुंबई के एक स्टूडियो का पता बताते हुए रिचा को उसी दिन रिकॉर्डिंग के लिए रात 11 बजे आने को कह दिया। अब सवाल था कि रिचा ने हाँ तो कर दी थी, लेकिन इन्होंने कभी ठुमरी गाई ही नहीं थी। सारा काम छोड़ इन्होंने गिरिजा देवी समेत कई प्रसिद्ध लोकगीत गायिकाओं की ठुमरी सुन डाली। कई घंटे ठुमरी सुनने के बाद रिचा को यकीन हो गया कि अब वो इसे गा लेंगी। इतना ही नहीं, गाने में फील लाने के लिए इन्होंने ठुमरी के मिजाज के मुताबिक न सिर्फ घाघरा चोली और ज्वेलरी पहनी, बल्कि उसी के हिसाब से मेकअप करके रात को रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंच गईं। वहां पहुंची तो फिल्म के डायरेक्टर श्याम बेनेगल और रहमान सहित सब हैरान रह गए। तब रिचा ने बताया कि गाने में फील लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, और वाकई इस ठुमरी को इन्होंने कुछ इस तरह गाया कि वो एक अमर गीत बन गया। ये ठुमरी थी जुबैदा फिल्म की, जिसके बोल हैं सैया छोड़ो मोरी बैया। रिचा ने शाहरुख खान स्टारर कई फिल्मों में कुछ बेहतरीन गीत गाए हैं। फिल्म कल हो ना हो के टाइटल ट्रैक का सैड वर्जन हो, या फिर ओम शांति ओम का जग सूना सूना लागे। साथ ही माय नेम इज खान में रिचा के गाए सजदा को कौन भूल सकता है। ये यकीनन उनके गाए कुछ सबसे खूबसूरत गीतों में से एक है।
जुबैदा के बाद संगीतकार रहमान ने रिचा को अगला मौका साल 2003 में आई फिल्म साथिया में दिया और इनसे मशहूर गीत छलका छलका गवाया था। रिचा दर्द भरे गीतों की बेजोड़ गायिका के तौर पर देखी जाती है। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव ने इनसे कुछ ऐसे दर्द भरे नगमे गवाए जिनको सुनकर यकीनन कई बार आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो कभी रिचा की आवाज में दर्द भरे गीतों से मानो कलेजा छलनी हो जाता है। फिल्म बागवा में आदेश ने रिचा से ऐसा ही एक गीत गवाया था। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। आदेश श्रीवास्तव के ही संगीत निर्देशन में रिचा ने बॉलीवुड का सबसे लंबा गीत गाने का रिकॉर्ड बनाया था। साल 2006 में आई फिल्म बाबुल का विदाई सॉन्ग 15 मिनट लंबा था। आदेश का अद्भुत संगीत और रिचा की रुला देने वाली इस आवाज को सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाता है। रिकॉर्डिंग के वक्त खुद आदेश श्रीवास्तव रिचा की गायकी सुनकर रो पड़े थे। ये गाना 15 मिनट लंबा रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इसका 3 मिनट ही फिल्म में शामिल किया गया था। आप भी सुनिए, बाबुल मोरा नहर छूटल जाए। रिचा की अद्भुत गायकी ही थी कि 2006 में आई फिल्म उमराव जान का गाना अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो आज भी सुनकर आंखें नम हो जाती हैं। आंसू के गहने हैं और दुख की है डोली। पारंपरिक गीत हों या फिर आइटम नंबर दर्द भरे गीत रहे हों या फिर रोमांटिक सॉन्ग, रिचा की गायकी ने हर अंदाज के गीतों को कामयाब और लोकप्रिय बनाया। साल 2007 में फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने रिचा शर्मा से अपनी फिल्म सांवरिया में एक ठुमरी गवाई। साथ ही उन्होंने अपनी फिल्म पद्मावत में एक होली गीत गाने का भी मौका दिया था। करीब 1 दशक तक उनका करियर बेहद अच्छा चला। साल 2011 तक वो अमूमन हर साल 8 से 9 फिल्मों में गाती थीं, लेकिन अचानक उनके करियर का ग्राफ नीचे की ओर लुढ़कने लगा। 2012 के बाद से उन्हें सिर्फ 1 या 2 फिल्मों में ही गाने के मौके मिल रहे हैं। इसकी कई वजहें रहीं। एक तो रिचा जिस तरह के गीत गाने के लिए जानी जाती हैं, वैसे गाने अब शायद ही बनते हैं। यही वजह है कि अलीशा चिनॉय, जसपिंदर नरूला और रिचा शर्मा जैसे सिंगर्स की डिमांड ना के बराबर है, जबकि एक दौर में इनका जलवा देखते ही बनता था। इसके अलावा फिल्मी दुनिया की राजनीति, साजिशें और नए सिंगर्स की एंट्री ने भी इस गायिका के लिए राहें मुश्किल कर दी। रिचा ने अपने करियर के तमाम बेहतरीन गीत आदेश श्रीवास्तव और AR रहमान के संगीत निर्देशन में दिया है। साल 2024 में रिचा ने आखिरी बार रहमान के साथ फिल्म मैदान में काम किया था। इसमें इन्होंने एक गाना गाया था। अपने एक इंटरव्यू में रिचा ने इस गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त का एक किस्सा बताया था। दरअसल इस फिल्म के गाने मिर्जा की रिकॉर्डिंग के समय रहमान ने रिचा से एक लाइन को थोड़ा ऊंचे आलाप में गाने को कहा। तब रिचा ने रहमान की ओर इशारा करते हुए फिल्म के डायरेक्टर अमित शर्मा से मजाक में कहा कि इस आदमी ने ऊंचा गवा गवा कर मेरी जिंदगी खराब कर दी है। रहमान ने हिंदी और रिचा के मजाक को ठीक से नहीं समझा और नाराज होकर अमित शर्मा की तरफ देखते हुए इसका मतलब जानना चाहा। तब अमित ने रिचा की बातों का सही मतलब रहमान को समझाया। घर आया मेरा मिर्जा, घर आया मेरा मिर्जा, घर आया। रिचा की गायकी का अगर सही स्तर देखना हो तो इनके कुछ एल्बम सुनिएगा। यार नू सजदा कर दी, पिया और विंड्स ऑफ राजस्थान जैसे एल्बम्स में इनकी गायकी देखते ही बनती है। रिचा आज भी भक्ति कार्यक्रमों के अलावा दुनिया भर में अपने कॉन्सर्ट करती है। साल 2014 में कनाडा के ओटावा जैज फेस्टिवल में इन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया था। 34 साल पुराने इस फेस्टिवल में प्रस्तुति देने वाली वो पहली इंडियन सिंगर रहीं, जहां रिचा ने मार्टिन और बॉबी मैकफेरिन जैसे नामचीन कलाकारों के साथ परफॉर्म किया था। जानकारी के मुताबिक रिचा ने अब तक शादी नहीं की है। इसकी क्या वजह है बताना मुश्किल है, लेकिन वो अपने भाई और भाभी के पास अक्सर फरीदाबाद आती हैं।
अपने कॉन्सर्ट के अलावा वो टीवी पर आने वाले कई सिंगिंग रियलिटी शो में जज के तौर पर भी देखी जाती हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस काबिल सिंगर को इनके टैलेंट के हिसाब से काम जरूर मिलेगा, जिससे चाहने वालों को इनसे कुछ नया सुनने को मिल सके। ऋचा की सेहतमंद और लंबी उम्र की कामना करते हुए मैं आरजे अंतरा आपसे विदा लेती हूँ। कार्यक्रम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।